नमस्कार दोस्तों। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। मतलब कई बार आप देखते होंगे ना कि किसी देश के अंदर 10 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, किसी देश के अंदर 20 गीगावाट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर देश लगभग 10 गीगावाट तक की एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से बना सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतनी बना रहा है, बल्कि उसकी क्षमता इतनी है। और उस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हर एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी, चाहे वो विंड हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो हाइड्रो हो। और ऐसा नहीं है कोई भी देश अनलिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी बना सकता है, क्योंकि हर एक देश की कुछ रेस्ट्रिक्शन है और इन रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। जैसे सोलर एनर्जी बनाना है तो आपको ये सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो दिखाई देती है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसे रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट कहा जा रहा। ये पूरे विश्व की एकमात्र क्राउड सोर्स रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसके अंदर ये बताया गया कि 2021 के वर्ष के अंदर किस देश के अंदर कितनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी डेवलप हुई है। आने वाले समय में जब भी मैं कहूं कैपेसिटी, तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं पे कैपेसिटी डेवलप हुई है तो चाइना है, सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स है, थर्ड पे भारत दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास में द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि 2021 का वर्ष, जिस दौरान में कोविड-19 देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कई सारे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को मिले, जिसकी वजह से शिपिंग के अंदर डिले देखने को मिला। इवन जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वहां पर जो कंपोनेंट लगते हैं उनके प्राइस भी हाइक हुए। इस दौरान में भी ऐसी हार्श कंडीशन में, ऐसी मुश्किल घड़ियों के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी पूरे विश्व के अंदर लगभग 314 गीगावाट तक की डेवलप हुई है, जो कि लगभग 17% है पिछली बार के मुकाबले। मतलब जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी थी उसके अंदर 17% की और ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ चाइना के अंदर है, लगभग 43% तक। जिसके बाद चाइना पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 1 टेरावाट से ऊपर पहुंच चुकी क्यूमुलेटिवली। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 2021 के वर्ष के अंदर 42.9 गीगावाट तक की कैपेसिटी एक्स्ट्रा डेवलप हुई है। इंडिया थर्ड नंबर पे है 15.4, ब्राजील फोर्थ पे है 10.2 गीगावाट, जर्मनी 7.3 गीगावाट, जापान 7.2 गीगावाट। इस तरीके से हम लोगों को ये सारे आंकड़े जो है वो दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि पूरे विश्व के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी 2021 के अंदर डेवलप हुई, उसके मुकाबले कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से बनी, 28.3% तक की एनर्जी जो है वो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में से रिन्यूएबल एनर्जी से बनी है। वहीं 2020 के अंदर यही आंकड़ा 28.5% था और 2011 के अंदर यही आंकड़ा 20.4% था। यानी कि 2011 के मुकाबले रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी के शेयर के अंदर बढ़ा है। वहीं 2020 के मुकाबले यही शेयर रिन्यूएबल एनर्जी का कम हुआ है टोटल इलेक्ट्रिसिटी के शेयर में से। वहीं जो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, रिन्यूएबल एनर्जी कोई एक एनर्जी नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल एनर्जी है, जिसके अंदर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब कुछ देखने को मिलती है। तो जो विंड और सोलर एनर्जी है उसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, जिसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे ग्लोबल लेवल की जितनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ उसका 10% तक का प्रोडक्शन विंड और सोलर एनर्जी की वजह से। ये डायरेक्टली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बनने का भी एक बड़ा इंपैक्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। नॉट जस्ट दिस, अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो विंड है, सोलर है, हाइड्रो एनर्जी है, इन सब के अंदर सबसे ज्यादा किसी एनर्जी का यूज किया जाता है तो वो है हाइड्रो पावर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग देशों के अंदर ये कैपेसिटी डेवलप तो हुई, पर अब टोटल मिला के सारे देशों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है? पूरे विश्व के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी अभी तक 3146 गीगावाट है। यानी कि पूरे विश्व के अंदर 3146 गीगावाट तक की एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जा सकती है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसी के पास में है तो वो चाइना के पास में है 1 टेरावाट। चाइना के बाद में कोई इसका आधा भी नहीं, जितनी चाइना की कैपेसिटी है उसका आधा भी कोई नहीं दिखाई देता है। यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड हाईएस्ट है जो कि 398 गीगावाट है। ब्राजील के अंदर 160 गीगावाट तक की एनर्जी देखने को मिलेगी और इंडिया के अंदर जो कैपेसिटी है वो 158 गीगावाट तक की है। पूरे विश्व के अंदर लगभग 40 देश ऐसे हैं
जिनके पास में 10 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने की कैपेसिटी है। 2011 के अंदर यही आंकड़ा लगभग 24 देशों पे था। मतलब रिसेंटली हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि सीओपी की 26 की मीटिंग के बाद और इन्वायरमेंट की जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ रही है, जिसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भारी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब अगर मेरे से पूछोगे पूरे विश्व के अंदर आज कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वो हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर खास रूप से डेवलपिंग कंट्री और ट्रॉपिकल रीजन के देशों के अंदर ये रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी सबसे ज्यादा डेवलप हो रही है। जिसके अंदर आपको भारत दिखाई देगा जो कि डेवलपिंग कंट्री भी है, जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी आता है। इसके अलावा अगर हम लोग भारत की बात कर रहे हैं तो अब ये बात करते हैं मतलब भारत की क्या प्रोमिसेस हैं अभी तक रहे हैं। दिसंबर 2015 के अंदर जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था तो उस दौरान में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो भारत ने दिए 2030 तक, भारत ने ये कहा था उस समय पे कि हम लोग 40% तक 2030 के अंदर जो टोटल एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो नॉन फॉसिल एनर्जी होगी। मतलब जो टोटल एनर्जी जनरेट भारत करेगा उसका 43% तक का जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्स से आएगा। जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2030 के इन टारगेट को प्राप्त करने के लिए भारत ने कुछ प्लान बनाया, जिसके अंदर भारत ने यह कहा कि 2022 तक 175 गीगावाट तक की एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो भारत बनाएगा, जिसके अंदर 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से आएगी, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से आएगी, 10 गीगावाट बायोमास के अंदर और 5 गीगावाट हाइड्रो पावर के अंदर। फिर उसके बाद में 2021 के अंदर सीओपी 26 की मीटिंग हुई थी ग्लासगो के अंदर, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने पंच अमृत दिया था। इस पंच अमृत के अंदर भारत ने यह कहा कि 2030 तक हम लोग 40% नहीं बल्कि 50% तक एनर्जी डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रखेंगे, जिसके अंदर 500 गीगावाट तक की एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स से आएगी 2030 तक। यानी कि 2022 के गोल हमारे थे 175 गीगावाट, वो 2030 तक 500 गीगावाट तक लेके जाना है। पर अभी अभी मैंने क्या बताया कि 2021 के अंदर भारत के अंदर जो एनर्जी डेवलप हो चुकी है, कैपेसिटी जितनी डेवलप हो चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, वो लगभग 158 गीगावाट है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत 17 गीगावाट तक की एनर्जी और 2022 के अंदर अगर डेवलप करता है तो भारत अपने जो 2022 के गोल्स हैं उनको पूरा कर लेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि किन किन देशों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने की कैपेसिटी कितनी है। 2019 के अंदर हम लोगों को यह पता लगा था कि लगभग 3 देश ऐसे हैं जो 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके अंदर आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है। और वहीं 20 देश ऐसे हैं जो कि 1/4 जितनी उनकी एनर्जी डिपेंडेंसी है उसका 1/4 एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। 2 साल के अंदर अचानक रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ग्रोथ देखने को मिली, जिसके बाद लगभग 6 देश ऐसे हैं जो 100% तक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके अंदर कोस्टा रिका, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, पराग्वे, उरुग्वे दिखाई देंगे। जिसके अंदर पराग्वे और उरुग्वे दोनों ही आपको साउथ अमेरिकन कंट्री दिखाई देंगी। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड ये सब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर दिखाई देती है। जिसके अंदर आपको 3 कंट्री जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर दिखाई देती है। इसके अलावा सब रीजन के अंदर बात करें, कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ प्रोविंसेस, कुछ देशों के अंदर ऐसी हैं जो 100% तक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। जिसके अंदर साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हवाई के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स, क्यूबेक कनाडा के अंदर और क्यूंघाई चाइना के अंदर। इस तरीके से हम लोगों को चीजें दिखाई दे रही है। मतलब आने वाले समय में और अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। जिसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है 3rd नंबर पे वो इंडिया है। मतलब इंडिया के अंदर तीसरा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं हो रहा है तो चाइना है, सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग बिल्कुल से कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक के ऊपर कम ध्यान देना है। सवाल उठता है सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिए क्यों, मतलब क्या कारण है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के पीछे। देखो यार 2020 के वर्ष के अंदर 170 से ज्यादा टॉपर, 2021 के अंदर 178 से ज्यादा टॉपर। इस बार 1/3 बच्चे जो है वो आपको अनअकैडमी से देखने को मिल रहा है। मतलब अनअकैडमी अपने आप में एजुकेशन के सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, जहां पर आपको फ्लेक्सिबल कोर्सेज मिलते हैं, जहां पर आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं,
जहां पर आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, आपको किताबें दी जाती हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद में। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस बुकलेट आप लोगों को दी जाएगी, लाइव मेंटरशिप आपको दी जाएगी, एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करने के बाद मेरे द्वारा मेंटरशिप आपको दी जाएगी, प्रॉपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। फिर और क्या चाहिए आपको, कंप्लीट स्टडी मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का अनअकैडमी पे मिलता है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में मेंस की टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर, जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्री क्वालिफाई होने वाली है, यानी कि जिसका लगभग 75 के ऊपर मार्क्स अभी दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो 85 कहना चाहिए, पर अगर 75 के ऊपर भी हैं तो थोड़ी मेंस की तैयारी शुरू कर दो, जिसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है, जिसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोड यूज कर सकते हो एसआरसी 10। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।